अलग थी, इसलिए उस व्यवस्था के किसी पद को इसमें ला करके और कोई मेरिट नीचे ले जा करके हम नहीं कर सकते। ये हम 20 बार कह चुके हैं, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार यही कहेंगे। इन बातों को इन लोगों को समझना चाहिए। ये लोग बार बार कहते हैं नई भर्ती कब करेंगे। आप कहीं और किसी और विभाग में इस तरह का सवाल कोई खड़ा कर रहा है? अगर 22,000 सीटें नहीं जुड़ी तो हम सभी अभ्यर्थी मिलकर 22 के इलेक्शन में ग्रहण लगा देंगे। मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता हूं, कट्टर भाजपाई हूं। सुबह शाम तक मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके लोगों के बीच में जा करके वोट भाजपा के लिए मांगता हूं। और ये धरना हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक हम लोगों को किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है। और मैं बता रहा हूँ, यूपी की जनता माफ नहीं करेगी, यूपी की जनता आपको साफ कर देगी। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पास में मौजूद हूं। इस समय रात का 1 बजा हुआ है। लगभग सभी नेता इस समय सो रहे होंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के अंदर अभी भी जाग रहे हैं, वहां पर धरना दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी टंकी के ऊपर हैं, कुछ अभ्यर्थी टंकी के नीचे लगातार धरना दे रहे हैं। आइए हम आपको सीधे टंकी के ऊपर लेकर चलेंगे, जहां पर विवेक अवस्थी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और वो टंकी से नीचे कैसे उतरेंगे, वो टंकी पर कितने दिनों से हैं और ये धरना कब तक चलने वाला है। और उसके बाद आपको अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे जो जाग रहे होंगे इस समय, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी सो भी गए होंगे, रात के 1 बजा हुआ लाजमी है। उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा, कब तक जारी रहेगा। इस समय मैं बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में आ चुका हूँ। रात के 1 बजे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1,37,000 पदों में बाकी सारे जो पद हैं उनको जुड़वाने के लिए यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आइए यहाँ पे जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास चलते हैं और चल के बात करते हैं। इस समय रात के 1 बजे हुए हैं। मैं उसी टंकी पे हूँ जहाँ पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर थे और यहाँ पर टंकी पे चढ़े हुए हैं। यहाँ पे रात के 1 बजे हुए हैं और यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में हम आए हुए हैं, जो कि 69,000 पदों में जो रिक्त पद थे 68,500, जो इसमें 22,000 बचे हुए थे, इसमें जोड़ने के लिए ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अब लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये कितने दिनों से यहाँ पे धरने पर हैं और आगे ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर धरने पे कितने दिनों से इस टंकी पर बैठे हुए हैं और कितने दिनों धरना आपका चल रहा है? धरने में हम सर 72 दिन हो गया जी, और 21 जून योग दिवस के अवसर से हम धरना दे रहे हैं और ये धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हमारे मांगे न पूरी हो जाए। 18 दिन हो गए इस टंकी पर बैठे हुए। कोई क्या सरकारी कर्मचारी अभी तक आपके पास आया, या अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी का हो या कोई सरकार की तरफ से कोई नेता या कोई उसका प्रतिनिधि आपके पास आया मिलने के लिए? बीजेपी के कोई नेता अभी तक नहीं आए। सरकारी कर्मचारी आते हैं, हम सरकारी कर्मचारी की वैल्यू नहीं समझते हैं। आज ये बयान देंगे सरकारी कर्मचारी, कल को बयान से पलट गए तो सरकारी कर्मचारी सीधा बोलेंगे हम पर दबाव था। तो हम सरकारी कर्मचारी की बात नहीं मानते। हम चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री लिखित और लाइव आकर टीवी बयान दें न्यूज़ चैनल पे, या मुख्यमंत्री जी लाइव आकर लिखित बयान दें, तभी हम ये धरना खत्म करेंगे। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि 1,37,000 के बचे समस्त पदों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में 6 महीने भर दीजिए एग्जाम लेकर। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने नहीं भरा पद। हम ये भी यहाँ कहना चाहेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों को 2011 के बाद 7 साल बाद मौका मिला 2018 में, तो 10,000 से 12,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। अगर ये सीटें नहीं जोड़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा। एक तरफ तो ये कहा गया है कि कई अन्य डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती है, अगर इसमें जॉब नहीं मिल रही है आप। मैं यहाँ साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हमारे भाई बहन ओवर एज हो गए, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, 10-12 हज़ार हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे भर लेंगे बताइए।
सरकार की गलत नीतियों के कारण ही योग्य अभ्यर्थी अब बाहर हो रहे हैं। एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले पेपर आउट हो जाता है 2 घंटे पहले। कुछ तो ऐसे टैलेंटेड हैं जो गैंग सॉल्वर कह लीजिए, जो पेपर आउट करवाते हुए एक दिन पहले ही 8-9 बजे रात को ही आउट करवा लेते पेपर। तो बेचारा गरीब जो पीड़ित अभ्यर्थी है, जो दिन रात पढ़ रहा है, उसके साथ अन्याय होता है। ये कौन लोग हैं जो पेपर आउट करवा लेते हैं, किनको आप इंगित कर रहे हैं यहाँ पे? ये नकल माफिया लोग हैं। अब कहीं न कहीं स्कूल में भी इनकी सेटिंग बनी रहती है। पैसों के लिए ये लोग अभ्यर्थियों के जज्बात से खेलते हैं। कहीं न कहीं सिस्टम भी इसमें जिम्मेदार है। साफ शब्दों में बोलूँगा, जो सच है मैंने बोल दिया। और अगर सरकार चाहती, दबाव डालती, तो कहीं न कहीं ये सिस्टम सही हो सकता है। हम सरकार से साफ शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि आप शैक्षिक मेरिट में 40% जोड़ा ही क्यों? आपने तो सीधा सीधा योग्य अभ्यर्थियों का गला काट दिया। कल्याण सिंह के ज़माने के लड़के, उस ज़माने में 90% लोग सेकेंड डिवीज़न होते थे, 10% लोग फर्स्ट डिवीज़न होते थे, 14% रिजल्ट जाता। तो सोचिए हाई स्कूल इंटर का, हाई स्कूल का 14 जाता था, इंटर का 26-27। आज उल्टा हो गया है। आज 90% लोग फर्स्ट डिवीज़न होते हैं, 10% तो खोजने पर ही मिलता सेकंड डिवीज़न, 90% फर्स्ट डिवीज़न आते हैं। उस ज़माने में 14% रिजल्ट जाता था, आज 84% रिजल्ट जा रहा है हाई स्कूल का। अब इंटर का भी 90% जाता होगा लगभग, नियर अबाउट। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार है, और जिम्मेदार सरकार के साथ साथ अधिकारी भी हैं। अधिकारी ने गलत नीतियाँ बनाई। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी समय है, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। 1,37,000 के बचे समस्त पदों को 69,000 में जोड़ें, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में भरना है। इसका मतलब होता है 68,500 की बची सीट बच रही है, तो आप सीधे तौर पे 69,000 में जोड़ दीजिए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। क्योंकि हमको पता चला बेसिक शिक्षा मंत्री ने 72,825 की बची लगभग 6100 से अधिक सीटों का हलफनामा दायर किया था शायद कोर्ट में, और उस पर सहमति बनी थी और शायद जोड़ भी दिया, मुझे जो पता चला है। जब आप 72,825 की सीटों को 68,500 में जोड़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात 68,500 की बची सीटें कहाँ जोड़ेंगे? 69,000 में जोड़ेंगे। अगर आपने नई वैकेंसी में जोड़ा, मैं आप साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आपने नई वैकेंसी में जोड़ा तो आप योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, यूपी की जनता माफ़ नहीं करेगी। यूपी की जनता आपको साफ कर देगी। जो आप लोग घमंड में हैं, तानाशाही में हैं, जी रहे हैं, ये घमंड तो रावण का नहीं चला, तो आपका नहीं चल पाएगा। समय परिवर्तन होता है, सुख के बाद दुख आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। आज आप उजाले में, कल अंधेरे में रहेंगे। आज आप सुख में, कल दुख में रहेंगे। 2022 में क्या आप इलेक्शन जो आने वाले, क्या उसमें सरकार को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं क्या? सर, हम चैलेंज तो नहीं करेंगे। हम तो एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों ने मिलकर हमें छात्र नेता बना दिया है। मैं धरने का इंचार्ज हूँ, विवेक द्विवेदी, प्रयागराज का रहने वाला हूँ। वैसे बेसिकली मैं प्रतापगढ़ का हूँ। हम सरकार को चैलेंज में क्या कहना चाहेंगे? हम साफ शब्दों में कहेंगे कि देखिए, यूपी की जनता देख रही है आपने जितना अन्याय किया है। यूपी की जनता मूर्ख नहीं है, वो सीधा बटन दबा देगी। बटन जैसे दबाएगी आपका मामला साफ हो जाएगा। और हम अभ्यर्थी अगर 75 ज़िले में हैं, 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। सरकार को याद होना चाहिए, अगर सरकार भूल गई बता दें। 1,36,000 फॉर्म भरे थे। आप 70,000 को एक नौकरी दे सकते हैं, मैक्सिमम 69 से 70। अभी 76,000 बचे हैं। इसका मतलब हर जिले में 1,000 है। 1,000 से 10,000 और 10,000 से 1,00,000 कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। वो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब निगेटिव प्रचार करेंगे तो आप सीट जीत, मतलब आप अपनी सीट निकाल के दिखाइएगा, आप जीत के दिखाइएगा। हम खड़े हैं। मैं आपको सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर 22,000 सीटें नहीं जुड़ी तो हम सभी अभ्यर्थी मिलकर 22 के इलेक्शन में ग्रहण लगा देंगे, साफ शब्दों में। यहाँ पे जो अभ्यर्थी लगातार आपके धरने बैठे हुए हैं, उन्हीं के लिए क्या कहना चाहेंगे? और ये कब तक ये धरना आपका लगातार चलता रहेगा, ये बताएं। मैं दूर दूर से अभ्यर्थी आए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे भरोसे आए हैं। सभी की इच्छा थी कि विवेक भाई जो करेंगे उचित करेंगे, न्यायपूर्ण काम करेंगे। देखिए, हमारी एज, हम तो लगभग उम्र का आखिरी पड़ाव पहुंच रहे हैं। 37-38 साल हमारी एज हो गई लगभग। हमने आज तक अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया। हमारे परिवार, माता पिता सब जानते हैं। हम तो सीधे शब्दों में भी कहेंगे, जो हम काम करते हैं उसके लिए तो हमारे बाप भी मना नहीं करते हैं। और एक बात और बोल दे रहा हूँ, विवेक मर सकता है लेकिन विवेक विचारशील आदर्श कभी नहीं मरेगा। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो हम पूर्ण बहुमत से जितवाएंगे। अगर बीजेपी ने गलत किया तो फिर बीजेपी आएगी नहीं कभी।
हम ये नहीं कहते कि हमें कोई नेता बना दे, विधायक बना दे, हमको पैसे का लालच नहीं है। हम भूखे प्यासे रह के बीजेपी के लिए काम करेंगे, पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, योगी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण, अधिकारी कुछ नेताओं की गलत नीतियों के कारण, हम सभी नेताओं गलत नहीं बोलेंगे, बीजेपी के कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों गलत नीतियों के कारण आज बेचारे अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। क्या जरूरत थी 40% मेरिट जोड़ने की? आपको 150 नंबर पे ही एग्ज़ाम ले लेते, उसी पे डिसाइड हो जाता, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इन्होंने गलत किया है। तो जाहिर सी बात, तो शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो उचित नहीं था, अनुचित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट चले जाइए, हम सीटें नहीं जोड़ेंगे। आप क्यों नहीं सीटें जोड़ेंगे? क्यों नहीं सीटें जोड़ेंगे? है तो दोनों एक ही वैकेंसी का पार्ट, 1,37,000। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 2 पार्ट में भरना है, तो इसका मतलब 68,500 की 25 सीटों का 69,000 में जोड़ेंगे। आप अन्य नई वैकेंसी में जोड़ेंगे तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ आप अन्याय करेंगे। टंकी पे अभी आप विवेक को सुन रहे थे, यहाँ हम नीचे जब टंकी से उतरे तो यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे कुछ तो सो रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में लगातार जग रहे हैं। आइए ऐसे ही एक अभ्यर्थी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ये सबसे पहले तो ये बताएं कि ऊपर जो टंकी बैठे हुए हैं विवेक जी, उनको किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं यहाँ से लगातार। पहले तो हमें ये बताएं कि किस तरीके से उनको समर्थन आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं विकास मिश्रा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी को बिलोंग करता हूँ जी। और सर हम लोगों लखीमपुर से कहाँ से आए हुए हैं? जी, लखीमपुर से मेरा गांव लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है जी। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जो जानी जाती है भगवान शिव की नगरी, वहाँ से 15 किलोमीटर सर गांव है जी। तो गांव से पहले सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए लगभग 2:30-3 बजे तैयारी करके रात में निकलना पड़ता है, तो तब सुबह की ट्रेन हम लोग पकड़ पाते हैं सर। और बाकी रही समर्थन विवेक जी का करने का, तो विवेक जी एक उस उद्देश्य के तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे छात्र वो जो अभ्यर्थी हैं जी, उनके तरफ से आप ये बताइए किस तरीके से समर्थन उनको दिया जा रहा है? विवेक अवस्थी जी को हमारा पूरा तन मन धन से हर तरीके से समर्थन है, क्योंकि विवेक द्विवेदी जी जो जिस कार्य के लिए अपने घर से इतनी दूर हैं, वो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। 70 दिन लगभग हुए जा रहे हैं घर से दूर रह के। ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि सर घर से एक दिन दूर रहना कितना बड़ा काम होता है। घर से, परिवार से, बीवी बच्चों से, माता पिता से दूर रह करके एक पूरे 22,000 प्लस कैंडिडेट के जॉब के लिए संघर्ष करना, पुलिस की गालियां भी खाना, लाठियां भी खाना, प्रशासन का संघ के सामने अपनी बात रखना, संघर्ष करना, रियली हिज प्रेजवर्दी। I don't have words to express the gratitude for him। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों में कहूँ। और हमारी पूरी टीम जितनी भी 22,000 की है वो द्विवेदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आप देख सकते हैं कि रात में हमारे कुछ साथी सो रहे हैं, लगभग इस समय 2:30 बजा है, रात के 2:31 हुए हैं, लेकिन हमारे फिर भी साथी कुछ सो रहे हैं, कुछ जग गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी द्विवेदी जी के साथ में हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोगों को हमारा सकारात्मक जो परिणाम प्राप्त होगा, हमारी जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। अच्छा ये बताइए, कोई भी सरकारी तरफ से सरकारी मदद आपको मिलती है या यहाँ पे किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं 70 दिन से, पिछले 70 दिन से किस तरीके से आप लोग की सरकारी मदद होती है? सर हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से हैं, कोई मिडिल परिवार से है, कोई अमीर नहीं है। हम लोग बड़ी मुश्किल से एक टाइम से खाना खा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। आप समझ सकते हैं कि सर कोविड का साल चल रहा है, जो हम लोग प्राइवेट जॉब करते थे वो भी छूट चुकी है। एक टाइम में कहीं किसी खोखे पे या छोटी दुकान पर ऐसा खा लेते हैं कि जिससे हमारा पेट भर जाए। बाकी ये मदद आपकी खुद की होती है, मतलब घर से मदद आपको मिल रही है, आपने जो कमाया होगा, जो पिछली सेविंग्स होगी उससे आप अपनी मतलब हेल्प कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट मदद आपको कर रहा है? गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली है। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट से हमारी शिकायत ये है कि पहली बात तो एक मुझे उस दिन शिक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट जो आया, वो आपकी जोड़ी नहीं जाएगी, 22,000 सीटें नहीं, वो बात की है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक कहा कि समाजवादी गुंडे हमारी समाजवादी गुंडे आप लोग गुंडे मेरे जो है घरों को घेरने आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सतीश द्विवेदी जी से इतना कहना चाहूँगा कि मैं विकास मिश्रा का फेसबुक अकाउंट चेक कर लें, ट्विटर अकाउंट चेक कर लें, जितनी पोस्ट मैंने विपक्ष के लिए डाली है
जब उतनी शायद उन्होंने नहीं डाली होगी। हमारी इस चीज़ का प्रमाण मत लें कि हम कौन हैं। मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता हूं, कट्टर भाजपाई हूं। सुबह शाम तक मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके लोगों के बीच में जा करके वोट भाजपा के लिए मांगता हूं। तो माननीय मंत्री जी कहूँगा कि नौकरी दीजिए ना दीजिए, लेकिन हमारे चरित्र और हमारी ईमानदारी, देशभक्ति और हमारे भाजपाई होने पर उंगली मत उठाइएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, अभी कल हम लोगों ने मंत्री जी से मिलने की कोशिश की। मंत्री जी ने कहा केवल 2 लोग मिलेंगे, 2 लोग मिल सकते हैं, हमारी 2 महीने मिलने गई। मंत्री जी ने वही पुराना रटाया राग बता दिया कि हम सीटें नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सीटें जो हैं उसमें वो भर्ती की मेरिट अलग थी, कट ऑफ अलग थी, वो था जो भी। मैं मंत्री जी से इतना कहना चाहूँगा कि मंत्री जी, जब 72,825 की 6,000 प्लस सीटें 68,500 में आपने जोड़ दी, तब आपके पास कौन सा नियम था? इस 69,000 भर्ती के बारे में मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 6,000 प्लस लोगों को संशोधन करने का मौका दिया गया, जबकि जब फॉर्म भरा गया था उसमें डिक्लेरेशन स्पष्ट रूप से था कि बाद में कोई संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी शिक्षा मंत्री जी की मजबूरी थी, कौन सा लालच था? शिक्षा मंत्री जी ने ऐसे कितने पैसे लिए हैं कि 6,000 कैंडिडेट को उन्होंने संशोधन का मौका दिया? वो आदमी जिसको अपने नंबर घटा या बढ़ा के किस आधार पर उसने भरे? शायद फोर्जरी के आधार पर लिस्ट में नाम आ गया, बाद में नंबर घटा बढ़ा के लिए। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि वो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है संविधान, जब फॉर्म भरने में कहा गया था कि कोई संशोधन नहीं होगा, संशोधन किस आधार पर दिया गया? दूसरी चीज़, 325 शिक्षा मित्रों को 25 अंक का वेटेज नहीं चढ़ा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनको बाद में दिया वेटेज, उनको बाद में जोड़ा गया। भाई किस आधार पर दिया गया? तीसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं, जो दिव्यांग हमारे साथी थे, मेरा किसी से प्रॉब्लम नहीं है, दिव्यांग साथियों को 3% का कोटा होना था, बाद में 1300 लगभग 1330 करीबन 1400 पद इस भर्ती में उन्होंने जोड़ दिए। उनको जो दिए गए वो किस संविधान के अंतर्गत दिए गए, किस नियम के अंतर्गत गए? केवल हम लोगों को सीट जोड़ने के नाम पर वो गुमराह कर रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरना है, तो दोनों भर्तियां तो एक ही हैं। जैसा कि रूल होता है कि यदि किसी भर्ती में पद बच जाते हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं होते हैं, उन पदों को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। मंत्री जी ने क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड किया? हम लोग तो केवल वही मांग कर रहे हैं कि आप 1,37,000 जितने भी पद हों, 25,000 हों, 26,000 हों, 22,000 हों, आप उनको भरिएगा। दूसरा एक मुद्दा है जिस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% गरीब सवर्णों को कोटा दिया है, EWS का। ये विज्ञापन जो है 2020 का बाद में दर्शाया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भी उसके पीछे कारण हो, इन्होंने 2020 का विज्ञापन माना, तो 2020 के विज्ञापन होने के कारण गरीब सवर्णों का 10% लगभग 6,900 सीटें वो भी नहीं दी गई हैं। तो माननीय, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जितनी समस्याएं हैं, आज हमारे OBC भाई भी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। हो सकता है कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अपने हक की बात कर रहे हैं। तो सारी समस्याएं जितनी हैं, उन सब का एक सोल्यूशन है कि मंत्री जी जो भी बचे हुए पद हैं वो इसको जोड़ दें। सभी वर्गों के, चाहे हमारे सामान्य वर्ग के साथी हों, चाहे OBC साथी हों, चाहे SC साथी हों, चाहे ST साथी हों, सभी की समस्याओं का हल केवल और केवल इन पदों को जोड़ने से होगा। वो तो कह रहे हैं ये पद नहीं जोड़ेंगे, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर इसमें अगर ज्वाइनिंग आपने को नहीं मिल रही, दूसरे किसी डिपार्टमेंट के कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके क्यों नहीं जाकर कहीं और जॉब कर लेते? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बात बताइए सर, हम लोग कितनी परीक्षाएं दें? पहले टेट की परीक्षा दी, टेट होने के बाद में एक जो है सुपर टेट जिसको नाम दिया जाता है, 14 सब्जेक्ट होते हैं। 14 सब्जेक्ट में हम लोगों ने पास किया। मेरा चयन आप सोच सकते हैं 0.03 से रुका हुआ है। क्या आपने आज तक कभी ये देखा होगा किसी विद्यार्थी को ग्रेस दिया जाता है तो ग्रेस के नंबर उसके ग्रांड टोटल में जुड़ते हैं? ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी पहली भर्ती है जिसमें 3 क्वेश्चन, जिस पर किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं थी, 3 क्वेश्चन माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने कैंडिडेट्स को एंट्री दिलाने के लिए 3 नंबर उन लोगों को दिए जो फेल थे, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के जो 87 वाले थे वो 90 तक पहुंच गए, सामान्य वाले थे जो 94 थे वो 97 तक पहुंच गए। वो व्यक्ति जो 90 नंबर पा गया, जो 97 नंबर पा गया, वो आज जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बाद में एकेडमिक अच्छी है। हम लोगों ने माननीय कल्याण जी के समय में जो है पास किया है। हमारा एकेडमिक कम है, बाकी सुपर टेट में हमारे नंबर, मैं आपको 110, 112, 115 नंबर वाले अपने साथियों को दिखाऊंगा।
तो शिक्षा मंत्री जी हमें यह न बताएं। मैं तो शिक्षा मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं कि आप आइए हमारे सामने बैठिए, और अगर आप हमें संतुष्ट कर देंगे और मैं गलत हूं तो मैं 22,000 साथियों की ओर से कहता हूं कि हम लोग कल चले जाएंगे, और अगर आप संतुष्ट नहीं कर सके तो आपको कल ही घोषणा करनी होगी कि 22,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने कल्याण सिंह गवर्नमेंट के समय की शिक्षा नीति की बात की, उस समय की शिक्षा नीति और अभी की शिक्षा नीति दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो किस तरीके से आप कंपेयर? सर, मैं खुद एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, CBSE बोर्ड में पढ़ाता हूँ। CBSE और बाद में जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, बाद में CC शिक्षा प्रणाली लागू की गई। इसमें क्या है कि एक बच्चा जो अगर पूरा क्वेश्चन हल करता है और उसका लास्ट में आंसर गलत हो जाता है, तब भी उसको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर दिए जाते हैं। उस समय की शिक्षा प्रणाली नकल विहीन शिक्षा प्रणाली, बच्चों को जेल भेज दिया जाता था, जिसका परिणाम कल्याण सिंह जी को उस समय भुगतना पड़ा। तो उस समय की शिक्षा प्रणाली, जब एक विद्यार्थी ने पूरा क्वेश्चन हल किया, उसका उत्तर गलत हो गया मैथ में, पूरा काट के दिया, 0 कर दिया। स्टेप मार्किंग उस समय नहीं, उस समय स्टेप मार्किंग नहीं थी, आज स्टेप मार्किंग है। 30 नंबर का इंटरनल नंबर दिए जा रहे हैं, और कैसे दिए जा रहे हैं इसके आप लोग खुद जान सकते हैं। अगर वे बच्चे इतने ज़्यादा योग्य थे तो उनके नंबर एकेडमिक छोड़ करके क्यों नहीं आए। दूसरी चीज़ है, जब भाजपा सत्ता में आना चाहती थी तो इन्होंने कहा कि हम एकेडमिक हटा देंगे। एकेडमिक मापन नहीं हो सकता, पैमाना नहीं हो सकता चयन का। यदि एकेडमिक चयन है तो 3rd डिवीज़न वाला तो फिर कभी चयनित ही नहीं होगा। तो हम तो ये कहेंगे कि पहली बात तो यह है कि जो एकेडमिक लगाई गई वही गलत लगाई गई। दूसरी चीज़, अगर लगाई गई थी तो 3 नंबर जो है ग्रेस क्यों दिए गए? अगर कॉमन नंबर देने थे तो सभी को दिए जाते, 3 नंबर सभी को कॉमन नहीं दिए गए। हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे साथी हैं जिनके 3 नंबर पहले से ही थे, उनको 1 नंबर का भी फायदा नहीं हुआ। 3 नंबर से 1.2 मेरिट बढ़ती, तो सब 1.5 नंबर, वो 1.2 नंबर मेरिट बढ़ने से यहाँ पर जितने बैठे सब चयनित हो जाते। शिक्षा मंत्री जी ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा की उत्तर प्रदेश के योग्य व्यक्तियों को जॉब मिले। शिक्षा मंत्री जी ये चाहते हैं जो जुगाड़ वाले, सेटिंग वाले हैं, उनके क्षेत्र हैं उनके मिले। और शिक्षा मंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी, आप भाजपा की छवि को खराब कर रहे हैं। आप प्रदेश के योग्य मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर 75 जिलों के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये 75 जिलों में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी वोट मांगने नहीं जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी वोट नहीं मांगने जाएंगे। वोट मांगने तो विधायक वहाँ के जाएंगे, मंत्री जाएंगे। इसका जवाब हमारे साथी वहाँ पर उनको देंगे। क्या आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं इस तरीके? ये हमारी गवर्नमेंट को, देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरी श्रद्धा है, अमित शाह जी में पूरी श्रद्धा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के अंदर पर हमारा पूर्ण विश्वास है, और हमें आज भी यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के होते हुए हम लोगों का अहित नहीं होगा, हम लोगों को हमारा हक प्राप्त होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा जब प्रतिनिधिमंडल मिला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपका मैटर जो है हमारे संज्ञान में है, हम उस पर कार्य करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हमारी बात भाजपा के 3 प्रवक्ताओं से होती है, नवीन श्रीवास्तव जी से बात होती है, राकेश त्रिपाठी जी से बात होती है, केसी जैन जी से बात होती है। आप चाहें तो मैं आपको सभी को उनके नंबर दिखा सकता हूँ। क्या बोलते हैं आप? उन्होंने सभी ने कहा कि आपकी बात चल रही है, आपके बारे में सकारात्मक विचार किया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी आकर के यहाँ पे और सदन में बयान देते हैं कि सीटें नहीं जुड़ेंगी। भाई क्यों नहीं जुड़ेंगी? क्या हम योग्य नहीं हैं? हमारे पास योग्यता नहीं? हम उन व्यक्तियों से जो कार्य आप कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आज हम लोग यहाँ पर रात में जग रहे हैं, 2:30 बजे 70 दिनों से धरना कर रहे हैं। हमारा केवल कसूर इतना ही है कि हमने माननीय कल्याण सिंह के समय में हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, हमारा एकेडमिक कम है। अगर एकेडमिक के चयन के आधार पर ही आपको भर्ती करनी थी तो कह देते कि आप कम एकेडमिक वाले फॉर्म न डालें। मैं तो ये कहूँगा कि कल्याण जी, वो क्या नाम, कल्याण सिंह जी के निधन पर इतना तो सरावा कर रहा है, इतना दिखावा किया जा रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब कल्याण सिंह के समय के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको भी अवसर प्रदान किया जाए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भविष्य में कोई भी भर्ती एकेडमिक पर न की जाए, क्योंकि एकेडमिक से नकल माफियाओं को बढ़ावा मिलता है। ज़्यादातर विद्यालय जो होते हैं विधायकों के होते हैं, सांसदों के होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वहाँ पे कैसे परीक्षा होती है ये मीडिया बंधु आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सभी अभी विवेक अवस्थी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर उनकी मांगें नहीं मान ली गई तो 2022 के जो चुनाव आने वाला है उस पे भारतीय जनता पार्टी को दिखा देंगे कि अभ्यर्थी की, शिक्षक अभ्यर्थी की ताकत क्या है। और आपने तमाम अन्य अभ्यर्थियों को भी सुना, वहाँ पर जो मौजूद थे उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक लगातार वो ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आप सभी दर्शकों से हमारी ये गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सच्ची पत्रकारिता के लिए
हमें शेयर जरूर करें। बहरहाल मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनीफिक के साथ, लखनऊ।